बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉर्मेशन, मतलब फिर से फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्म का फिर से फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या फर्म बंद हो जा रही है? नहीं, फर्म बंद नहीं हो रही है, फर्म का बिजनेस एज इट इज चल रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब कि फॉर्म में जो पार्टनर्स के एग्रीमेंट है आपस में वो फिर से बन रहे हैं। ठीक है, मतलब पुराना जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल होके फिर नया एग्रीमेंट बन रहा है, मगर बिजनेस एज इट इज चल रहा है, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पार्टनरशिप के दो टाइप होते हैं, दो पार्ट हैं, एक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंजेस आते रहता है लेकिन पार्टनरशिप चलता रहता है। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि पूरा पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से केवल एग्रीमेंट बंद होता है, चेंज होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया बनता है और वहाँ पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप बुक का। ठीक है, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से टाइप आते हैं तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे। हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के दो पार्ट हैं। पार्टनरशिप के दो पार्ट हैं, एक है रिकॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है डिसॉल्यूशन। ठीक है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या क्या है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है सबसे पहले चेंज इन पीएसआर, मतलब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाए तो एग्रीमेंट चेंज होगा। फिर दूसरा क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तब भी एग्रीमेंट चेंज होगा। और क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है फर्म से तो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो उस समय भी क्या होगा? एग्रीमेंट चेंज होगा। फिर क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी क्या होगा? एग्रीमेंट फिर चेंज होगा, फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह आएगा। तो किसी भी रीजन से जब रेशियो चेंज होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और रेशियो चेंज कैसे हो सकता है? या तो म्यूचुअली एग्री होकर पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं, या तो फिर एडमिशन हुआ किसी का तो चेंज हुआ, या रिटायरमेंट हुआ, या डेथ हुआ। और एक कंडीशन होता है एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब दो बिजनेस मिल के और एक होके काम करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एमलगेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उस समय भी एमलगेमेशन ऑफ फर्म, उस समय भी क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चेंज होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है कि एग्रीमेंट तो चेंज होता है मगर बिजनेस चल रहा है, इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन टर्म यूज करते हैं। और दूसरा होता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? फुल क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, सब एसेट सेल कर दिया जाता है और सारा लायबिलिटी पे कर दिया जाता है। ऑल एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। ये हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। और अभी हमें पढ़ना क्या क्या है? तो हम ये चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल हमने पढ़ लिया। चैप्टर 3 में एडमिशन पढ़ेंगे और रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर 4 में पढ़ लेंगे हम लोग, दोनों 4 में ही है सब पार्ट करके। और ये हमारा नहीं है, ये ग्रेजुएशन में, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना हमारा अभी टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। अब है कि जब ये हमारे, तो अभी इससे बात करनी है चेंज इन पीएसआर, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो जब पार्टनर्स आपस में एग्री होंगे कि रेशियो चेंज किया जाए, तो रेशियो चेंज करने के लिए यूँ ही तो नहीं एग्री हो जाएंगे, उनके बीच बातें हुई होंगी कि कैसे क्या किया जाएगा। तो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो करने पड़ते हैं जब कभी रेशियो चेंज होता है। तो है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब पीएसआर चेंज होना है तो क्या क्या एडजस्टमेंट ज़रूरी है? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? हमें सेक्रीफाइस रेशियो या गेन रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, मतलब कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, रेशियो चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड क्या है कि हमें पता करना पड़ता है कि गुडविल का क्या ये होगा, कितना वैल्यूएशन होगा और कैसे उसका अकाउंटिंग होगा। तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल हो, तो गुडविल का अकाउंटिंग करने से पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो इसमें दो चीज़ सीखेंगे हम लोग, एक सीखेंगे वैल्यूएशन और दूसरा सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इस पे मेरे पुराने वीडियोज भी अवेलेबल हैं और अभी जो मैं नया बना रही हूँ उसमें भी बनाऊँगी। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अकेला ये टॉपिक आपको 12 में पास कराने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आते हैं इससे। एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिटायरमेंट में आते हैं। इस तरह से इतने जगह इसका मिलता है वेरिएशन कि अगर ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तो आप इजीली पास हो सकते हो। और जिसका ये टॉपिक क्लियर होगा बाकी भी पार्ट सम का बना लेगा तो पास से अच्छे ही मार्क्स लाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फिर से रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है कि कितना एसेट्स का वैल्यू है और कितना अभी और लायबिलिटी पे करना है। और ये जो लास्ट टॉपिक होता है हमारा वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट करना हम लोग सीखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ये कोरोना के समय जब 2 इयर्स ये था तो सिलेबस में बहुत कुछ कट किया गया था, तो उस समय ये 5th टॉपिक को कट कर दिया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि करा जाए, तो बाद में इसको फिर से ऐड कर दिया गया था। कोरोना के समय बच्चों को वर्कलोड कम करने के लिए ही इसको रिमूव किया गया था, तो ये वापस ऐड हो गया और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे चैप्टर में मिलेंगे आपको, एडमिशन में भी मिलेंगे, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। ये टॉपिक जिसने अच्छे से सीख लिया तो उसका तो अच्छा मार्क्स फिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, यहाँ तक आप पहुँच गए इसका मतलब आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि एक एक टॉपिक का बात करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, फिर गेन रेशियो का जो फॉर्मूला होगा, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो, ठीक उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, लेकिन किसी भी एक क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। या तो सेक्रीफाइस लगेगा या तो गेन लगेगा। ठीक है, दोनों नहीं लगाना है, एक लगेगा, उसी से दोनों पता चल जाएगा। अगर सेक्रीफाइस रेशियो लगाया हमने और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन है, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस है। अगर गेनिंग रेशियो लगाया हमने और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है। हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर चेंज इन PSR और एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा कि कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग जिसमें x और y 2 पार्टनर हैं। ठीक है, x y 2 पार्टनर है और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3 है। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। तो 5 + 3 8 होता है, तो 5/8 और 3/8। ठीक है, और उनका जो उन्होंने क्या एग्री किया कि 1 अप्रैल 2023 से यानी न्यू सेशन से अपना रेशियो इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल का मतलब न्यू रेशियो हो गया 1:1। 1:1 मतलब 1/2 और 1/2। ठीक है, अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो तो पहले x का लिखते हैं और फिर y का लिखेंगे। ठीक है, तो अब x का ओल्ड रेशियो क्या है 5/8, y का ओल्ड रेशियो क्या है 3/8, x का न्यू रेशियो क्या है 1/2, y का न्यू रेशियो क्या है 1/2। बस इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 8, 8 1 जा 8 होता है तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 2 4 जा 8 होता है तो 4 1 जा 4, तो 1/8। मैं ऐसे कैलकुलेशन करके क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि पिछले बैच में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ये वाला कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, अब उसकी वजह से उनको सम भी नहीं बन रहा था। तो मैं बेसिक लेवल से लेके चल रही हूँ और जिनको आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। फिर क्या है, यहाँ 8 LCM आएगा तो 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है -1/8 आ रहा है, तो ये -n बता रहा है कि ये सेक्रीफाइस का उल्टा आया है, यानी ये गेन है। ये क्या है, गेन।
और ये क्या है, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो एक्स गेन कर रहा है 1/8 और वाई एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 और वाई गेन कर रहा है 1/8। ठीक है, इसी तरह से निकालते हैं। सिंपल सा है, वर्किंग नोट का पार्ट है हमारा रेशियो कैलकुलेट करना, और एमसीक्यू में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एडमिशन चैप्टर में फर्स्ट 20 क्वेश्चन रेशियो से ही रिलेटेड है, वहाँ हम लोग इसको डीपली सीखेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। इसमें क्या है, ए बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इक्वल है यानी 1:1 है, तो ये ओल्ड रेशियो है उनका। तो 1/2 और 1/2, 1 + 1 2 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में वो डिसाइड करते हैं 4:3 में रेशियो शेयर करने। तो ये 4/7 और 3/7 ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्ट फॉर्म यूज करें क्योंकि ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, इसमें हमें पूरा लिख के उतना प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए बनाना। तो ए और बी दोनों का निकालना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ध्यान से लिख लेंगे, 1/2 1/2। फिर न्यू रेशियो क्या है, तो 4/7 और यहाँ 3/7। एलसीएम निकालेंगे तो 7 2 × 14 आएगा, तो ये 2 से 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 × 7, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 × 8। तो ये क्या आया, -1/14। माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, गेन। ठीक है, इसके बाद फिर अब इसको कैलकुलेट करेंगे 14, तो 2 7 जा, तो 7 1 × 7, और ये 7 2 जा, तो 3 2 × 6, 7 - 6 1/14। ये क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी ये सेक्रीफाइस है। हमेशा जितना गेन आएगा उतना ही सेक्रीफाइस आएगा। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, हम लोग आंसर लिख सकते हैं ऐसे करके। आंसर में क्या लिख सकते हैं, ए गेन्स 1/14 and B sacrifices 1/14। मतलब ए को 1/14 का प्रॉफिट हो रहा है रेशियो चेंज होने से, और बी को 1/14 का लॉस हो रहा है। ठीक है, पुराने रेशियो के कंपैरिजन में। अब एक 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:3:1। तो ये क्या है, उनका ओल्ड रेशियो है। तो 4 + 3 7 1 8, तो 4/8 3/8 और 1/8। ठीक है, फिर उनका न्यू रेशियो क्या डिसाइड हुआ है, तो न्यू रेशियो उनका डिसाइड हुआ है 5:4:3। बस कैलकुलेशन हमें सीखना है, 5:4:3। तो 5 + 4 9 3 12। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। तो फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ए का निकालेंगे, तो ए का कितना है, ओल्ड रेशियो है 4/8, बी का ओल्ड रेशियो 3/8 और सी का ओल्ड रेशियो 1/8। एक साथ लिख लेते हैं ना तो गलती होने का चांस नहीं रहता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओल्ड में न्यू या न्यू में ओल्ड लिख देते हैं, तो हमने एक साथ ओल्ड सारा लिख लिया, अब सारा न्यू लिख लेंगे। 5/12 4/12 और 3/12। अब एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का 24 आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, तो देखिए जो दोनों में बड़ा है उसका टेबल पढ़िए। तो 12 1 × 12 नहीं आता 8 में, 12 2 × 24, 24 12 में भी आता है, 8 में भी आता है, यानी यही एलसीएम हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 8 3 × 24, सो 4 3 × 12, 12 2 × 24, सो 5 2 × 10। तो क्या हो जाएगा, 2/24। तो ये सीधा है, यानी सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ भी एलसीएम 24 आएगा। तो 8 3 × 3 3 × 9 माइनस 12 2 × तो 4 2 × 8, तो 1/24। तो ये भी क्या है, सेक्रीफाइस। अब आगे करेंगे, यहाँ भी 24 आएगा। 8 3 × 24, तो 3 1 × 3 माइनस 12 3 × 24, तो 3 3 × 9। तो कितना आ जाएगा, 3 3 × 9, सॉरी 12 2 × 24 है ना, तो 3 2 × 6। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 3/24। तो ये गेन हो गया। तो हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं, सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 2 और 1 3, और गेन कितना हो रहा है, 3। हमेशा वैसे ही होगा। तो आंसर लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, एज गेन, एज सेक्रीफाइस 2/24, बी सेक्रीफाइस 1/24 एंड सीज गेन 3/24। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पार्टनर वाला भी मैंने दिखा दिया। अब इस तरह के सम्स आपसे बन जाएंगे।
अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये परचेज गुडविल का क्वेश्चन है, इसी साल इस बुक में इंक्लूड किया गया है। पहले की बुक में नहीं रहता था ये परचेज गुडविल का। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन कंपनीज अकाउंट में मिलेगा। तो पहले बार इंट्रोडक्शन की तरह दिया गया, अच्छा है यहाँ दिया गया है, क्योंकि मैं यूँ भी पढ़ाती थी बच्चों को। तो पार्टनरशिप के समय तो नहीं बता पाती थी, क्योंकि बच्चे सीखे नहीं होते थे तब तक कंपनी अकाउंट। लेकिन जब कंपनी अकाउंट पढ़ाती थी तो वहाँ रिलेट करती थी कि जो परचेज गुडविल कहती थी मैं, यही है परचेज गुडविल। तो अब अच्छा है कि बच्चे यहीं से जान पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मधुर एंड कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ विशु फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 11 लाख, मतलब 11 लाख में बिजनेस खरीद रहा है। विच वॉज पेड बाई चेक, चेक से पेमेंट हुआ है। एसेट्स एंड लायबिलिटी वॉज एज वैल्यू, कैसे था, तो फर्नीचर 50,000 का है, अग्रीड वैल्यू है 40,000। तो अब बताइए 50,000 का फर्नीचर है, लेकिन एग्री हुआ 40,000, तो 40,000 ही लेंगे ना। डेटर्स है 2,50,000, उसमें 4% प्रोविजन है। तो 4% प्रोविजन है तो 4% निकाल देंगे, इसका 2 जीरो हट जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना आएगा 10,000। तो प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी होता है, प्रोविजन लायबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोगों ने 11 में भी सीखा था। फिर स्टॉक 10 लाख का है, लेकिन ये यानी इस कॉलम का काम नहीं है, ये वाला कॉलम का यूज होगा। 720 बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। ठीक है, स्टॉक एसेट है और फर्नीचर एसेट है। डेटर भी क्या है, एसेट है। डेटर का यही आएगा 2,50,000 एसेट है, और उसमें प्रोविजन जाएगा। ठीक है, तो अब जब बिजनेस परचेज होता है तो क्या जर्नल होता है, सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 जर्नल होगा, एक एसेट्स परचेज होने का और दूसरा पेमेंट होने का। ठीक है, तो पहला जर्नल क्या होगा, सबसे पहला जर्नल जो होगा उसमें लिखा आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सारे एसेट डेबिट होंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना का फर्नीचर है 40,000, अग्रीड वैल्यू लेंगे। ठीक है, फिर लिखा आएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, और डेटर कितने का है 2,50,000, जो प्राइस वही लेंगे। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक है 7,20,000। ठीक है, इसके बाद जो लायबिलिटीज होगा उसको हम लोग क्रेडिट में लेंगे। और देखिए आप, मैंने एक लाइन यहाँ छोड़ा हुआ है, तो बाद में पता चलेगा कि क्या यूज है उसका। तो अब सारे लायबिलिटीज को लेना है। तो एक लायबिलिटी क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना कैलकुलेट हुआ था 10,000, 4% ऑफ 2,50,000। फिर और क्या लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। और क्या लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स 1,80,000। और लास्ट में आता है कि किससे बिजनेस परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम था, विशु, 2 विशु, कितने में परचेज करें 11 लाख। ठीक है, मतलब क्या क्या आया, ऑल एसेट डेबिट हो गया, जितना एसेट है एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, और 2 ऑल लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हुआ, और 2 परचेज, जिस पर्सन से परचेज किया ना, गीवर जो होता है, ये गीवर है, ये सेल कर रहा है, 2 हो गया। अब दोनों को कंपेयर करना है कि डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है। तो देखा जाए तो ये 7 लाख और 2 लाख 9 लाख, 9,70,000 और 41,10, यानी 10,10,000 हो रहा है। इधर देखेंगे तो अकेला यही 11 है, मतलब ये ज़्यादा है। तो जब भी एसेट्स के वैल्यू जो हैं, वो एसेट का वैल्यू कम है मगर क्या हो रहा है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी करने से 11 लाख से कम आएगा। तो जो डिफरेंस है वही हमारे यहाँ गुडविल अकाउंट में जाता है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ क्या जाता है, गुडविल अकाउंट, इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ा था, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में लिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, तो ये सारा क्रेडिट से डेबिट को हम लोग ऐड करके लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमने डेबिट का टोटल किया था, कितना आया था 10,10,000। ठीक है, अब क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं, तो 11 लाख, 12 लाख, 80 और 20 1, 13 लाख, 13 लाख 10,000। ठीक है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, छोटा छोटा कैलकुलेशन रहता है तो मैं यूँ ही कर लेती हूँ। तो 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख आ रहा है, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे 3 लाख। नरेशन क्या लिखाएगा, बिजनेस परचेज, मतलब एसेट लायबिलिटी सब खरीदा, मतलब बिजनेस खरीद लिया,
बिजनेस परचेज, मतलब बिजनेस का वैल्यू कितना था, 3 लाख कम था, बिजनेस का वैल्यू जितना था उससे 3 लाख एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है। ठीक है, 10,10,000 बिजनेस का वैल्यू है मगर पे कर रहा है 13,10,000, तो 3 लाख एक्स्ट्रा किस चीज़ का दे रहा है, गुडविल का। यही गुडविल परचेज गुडविल है, मतलब परचेज करते समय जो गुडविल पे हुआ है। इसका सेकंड जर्नल क्या होगा, तो अब विशु को पेमेंट हो रहा है, सेकंड जर्नल सिंपल चेक से पेमेंट हुआ है, तो विशुज अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट होगा, 11 लाख, क्योंकि 11 लाख में परचेज हुआ है, टू बैंक अकाउंट 11 लाख। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, पेमेंट मेड बाय चेक। ये जर्नल तो हमने 11 में भी सीखा है, वही है। ठीक है, तो ये 2 जर्नल में टॉपिक कंप्लीट होता है, ये मिलेगा हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, कंपनी अकाउंट के लिए, तो कंपनी अकाउंट में ये मिलेगा हमें। तो अब हम लोग देखेंगे कि गुडविल के बारे में हमने क्या सीखा था, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका हमने सीखा कि 3 मेथड है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमने क्या पढ़ा कि 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग किससे शुरू कर रहे हैं, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फिर 2 टाइप होते हैं, एक तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक दूसरा इसी का है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें वेट दिया हुआ रहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड के हम लोग प्रैक्टिकल सम भी देखेंगे और उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो अब इसमें ये 1 है और ये 2 है, तो इसका फर्स्ट वाला लेके अभी हम लोग चल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके 2 स्टेप आएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, जितना साल होगा। इसका फिर स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 में गुडविल निकलेगा, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, उसको लेके केवल मल्टीप्लाई करना होता है, मेन काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते समय थोड़ा सा कुछ ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि एडजस्टमेंट क्या होगा। तो हम लोगों को यहाँ लिखना है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या एडजस्टमेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है एबनॉर्मल गेन जब दिया रहेगा तो उसको हमको क्या करना है, उसको हमको माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, किससे, प्रॉफिट से। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे एबनॉर्मल गेन का, तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट को सेल करके प्रॉफिट आया तो उसको एबनॉर्मल गेन नहीं, क्योंकि बिजनेस का रोज का काम थोड़ी है एसेट सेल करते रहना और प्रॉफिट कमाते रहना। ठीक है, और किसी तरह का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, तो भी तो बार बार होने वाला चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस
क्लेम रिसीव्ड, मतलब कि आइटम को देख के हमें क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये बिज़नेस का डे टू डे एक्टिविटी है या कभी कभार की वजह से हुआ है। तो अगर कभी कभार का गेन है तो एब नॉर्मल गेन है, उसको प्रॉफिट से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जानना है रियलिस्टिक प्रॉफिट की, अगर ये गेन नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कितना होता। ठीक है। इसका सेकंड क्या है, अगर कोई एक्सपेंस है जो हुआ नहीं है लेकिन वो क्या हुआ है, इनकर्ड है एक्सपेंस, खर्च एक्चुअल में नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ, वो दिखा रहा है कि उसको खर्च हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको फिर हम लोगों को डिडक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए रिपेयर हुआ, तो रिपेयर तो एक्सपेंस है, इनकर्ड होना चाहिए लेकिन इनकर्ड नहीं हुआ, तो उसको हमको रिपेयर को लेना होगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉस। अगर नॉर्मल एक्सपेंस है या लॉस है तो उसको माइनस करना होगा, नॉर्मल के साथ नॉर्मल बिहेवियर उसको माइनस करना होगा। ठीक है, एब नॉर्मल गेन है तो हमको माइनस करना होगा, और नॉर्मल में एक्सपेंस और लॉस, एब नॉर्मल में उल्टा हो जाता है, गेन के साथ हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, इसी में साथ ही साथ इसका ए और बी कर देती हूँ मैं, कि अगर नॉर्मल इनकम है कुछ तो प्लस होगा, जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम है और वो नहीं रिकॉर्ड हुआ है इनकम या गेन है तो वो प्लस होगा, मतलब नॉर्मल के साथ नॉर्मल बिहेवियर होना है। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है कि अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस है यानी अगर वो लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट उससे ज़्यादा होता, तो उसको प्लस करना है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, मतलब जो बार बार होने वाला नहीं है, कभी कभी होने वाला है, तो नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन रिकरिंग है वही तो एबनॉर्मल है, एक ही बात है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये सब अगर कुछ मिल जाए तो हमें उसको प्लस कर देना है, मतलब हमें ध्यान देना है कि जो आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑफ लास्ट 5 year एंड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर्क, पिछले 5 साल का प्रॉफिट बता रहा है, 19, 20, 21, 22, 23। तो फर्स्ट ईयर 2 लाख है, सेकेंड ईयर ब्रैकेट है यानी ये लॉस है। ठीक है, माइनस फिगर है। फिर 4,50,000 में एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को क्या करते क्या बताया मैंने, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो 450 प्लस 50 हो जाएगा। 3,50,000 में एबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करते हैं, माइनस, या तो डायरेक्ट दे दिया एबनॉर्मल गेन लॉस, कभी कभी डायरेक्ट नहीं देगा, आइटम का नाम देगा, खुद से पहचानना होगा कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। और 2,60,000 इसका प्रॉफिट है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक ईयर का कॉलम, एक प्रॉफिट का कॉलम, और एक कॉलम बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का, जिसमें फिर से ये सब प्रॉफिट लिखेंगे, जैसे इसका 2 लाख लिख देंगे, हाँ, और इसका 3 लाख ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि वो माइनस होगा। उसके बाद फिर इसका 450 और 50 प्लस होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद इसमें माइनस होगा 90, तो कितना आ जाएगा, 2,60,000। ठीक है, और यहाँ भी 2,60,000। इसके बाद क्या होगा, ये सारा प्रॉफिट ऐड होगा, तो ऐड होगा तो क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट। जब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जब एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट के बाद कि गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस गुडविल आ जाएगा। तो सिंपल टर्म है, इसको आप लोग खुद कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा उसका लेवल डिफिकल्ट है, तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, और उसको देखने के बाद ये आप खुद सॉल्व कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम वाई ऑन 1 अप्रैल 2023। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। मतलब हमेशा क्या देता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज देता है, और कभी कभी परसेंट बोल देता है, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह इसको हम लोग यूज करेंगे। ऑफ द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल का। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट सोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर्क, पिछले 4 साल का प्रॉफिट है। तो 31 मार्च 2020 में 1 लाख का प्रॉफिट है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर क्या है, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस में उल्टा लॉस है तो प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 50,000, यहाँ ये 50 हो जाएगा। फिर 31 मार्च 2021 को लॉस है, लॉस है मतलब माइनस फिगर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड,
तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे करना, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट तो हमेशा नहीं लेता एम्प्लॉय, हो तो कभी कभी ही होता है, यानी ये भी क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इसको भी प्लस करना है। तो यहाँ प्लस करते समय केयरफुल रहना है। क्या केयरफुल रहना है कि ये माइनस है और ये प्लस है, ये नहीं कि 150 लॉस है उसमें 180 को ऐड कर दिए। याद रखना है कि ये माइनस फिगर है, -150 और +80 है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ क्या है, 150 प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है। आगे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड, एक मशीन खराब हो गया इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वर रिटर्न ऑफ एज लॉस इन PL अकाउंट। तो कौन सा ईयर में, 31 मार्च 2021 में ख़त्म होने वाला साल, यानी ये वाला साल। इस साल में एक मशीन ख़राब हो गया 60,000 का, तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। ऐसा तो कोई सोचा नहीं था हो जाएगा, यानी और प्लस 60,000 होगा, 80,000 के साथ 60,000 और प्लस होगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन जुलाई 1 2021। अब जो साल जुलाई 2021 में चल रहा है वो ख़त्म कब होगा, मार्च 2022, यानी इस साल की बात हो रही है। हमेशा ईयर रिलेट करने आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 80,000 ईच, एक कंप्यूटर का दाम 40, तो 2 कंप्यूटर मतलब क्या 80,000 वर परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मतलब 2 कंप्यूटर खरीदा गया था और गलती से कंप्यूटर अकाउंट की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये PL अकाउंट में चला गया डेबिट साइड, यानी उसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। तो अब प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिकॉर्ड हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। तो अब इसको प्रॉफिट में हमको वापस जाके ऐड करना होगा, प्लस 80,000 करना होगा कि प्रॉफिट और बढ़ेगा, ठीक है। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो प्लस हो जाएगा। ये था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो इस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो क्या बोल रहा है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM से चार्ज करना है। तो 80,000 का 10% 8,000 होता है और जुलाई से मार्च 9 मंथ होता है, तो 8,000 इंटू 9/12 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 6,000, तो 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगा इसमें से, ये वाला साल से यहाँ पे, ठीक है। ये उसका है ऊपर वाले का। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अब आगे बताया नहीं आगे के लिए, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज होने लगा तो हर साल चार्ज होगा, तो अगले साल भी 10% चार्ज होगा, किसका, SLM है मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का, तो -8,000 डेप्रिसिएशन। इतना एडजस्टमेंट करना है इसमें। तो अब मैं इसका प्रेजेंटेशन बताती हूँ, कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया कैसे होगा, प्रेजेंटेशन बताती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे ईयर, ठीक है। तो ईयर क्या है, एक 2020 है, फिर क्या है 2021, मार्च वाला ले रही हूँ मैं डेट, 2022 और 2023, ठीक है, सब 31 मार्च का है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट कॉलम है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ है 1 लाख, उसके बाद 1,50,000 जो कि माइनस फिगर है, माइनस है मतलब ब्रैकेट डाल दिया, फिर 1,50,000 जो कि प्लस फिगर है, प्रॉफिट है, और फिर 2 लाख, ठीक है। फिर अब इसमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो यहाँ क्या था, एबनॉर्मल लॉस था 50,000 का, लॉस बाय फायर। यहाँ क्या था, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो भी एबनॉर्मल लॉस है 80,000 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और क्या था, एक्सीडेंट हुआ था इसी साल में मशीन का, तो वो भी एबनॉर्मल लॉस था। इसके बाद आगे क्या था, कंप्यूटर तो खरीदाया था, ठीक है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको रिवेन्यू ले लिया था, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं CE लिख दे रही हूँ ब्रैकेट में कि याद रहे कि क्यों इसको लिया है, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्कल बना देती हूँ, CE 80,000 का। और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन। 6,000 आया था, हमने कैलकुलेट किया कैसे, 80,000 इंटू 10/100 और इंटू 9/12, ये है डेप्रिसिएशन। दोनों आइटम को भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर डेप्रिसिएशन एक बार चल रहा है तो हर साल चलेगा, तो SLM बोला है तो 80,000 का निकलेगा, और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस बोलता तो 80 से 6 माइनस करके निकलता, तो ये आ जाएगा 8,000, 10%, ठीक है। अब इन सब को हमें एडजस्ट करके निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1,50,000। अब यहाँ क्या है देखिए, माइनस में 150 और प्लस में कितना है 140, तो कितना बच रहा है 10,000 माइनस में। ये वाला फिगर याद रखना है, यहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, 158 हो रहा है, 1,50,000 है और 80,000 है और 6,000 माइनस हो रहा है।
तो कितना हो जा रहा है वो 1,50,000 और 80 2,30,000, 2,30,000 से 6 जा रहा है तो 2,24,000, फिर 2,00,000 से 8,000 जा रहा है तो 1,92,000। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट निकालना है हमें, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सबको ऐड करना है, 10,000 को माइनस करना है, तो 3 जीरो आ गया, 1000 पे जाइए, 4 2 6, 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। इसके बाद 5 से 1 गया तो बचा कितना 4, 4 2 6, 6 और 9 15, 1 कैरी किए, 1 1 2 2 4 1 5, 5,56,000। अब क्या है हमारा स्टेप 1 क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 5,56,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 2 3 4 4। तो कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12, फिर 3 बचा, 4 9 जा 36, 1,39,000 एवरेज प्रॉफिट है। अब दूसरा स्टेप क्या है, गुडविल निकालना है। तो अब गुडविल इक्वल क्या आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या दिया है 100% लिखा हुआ है, तो 1,39,000 इंटू 100%। तो 100% का मतलब क्या है 100/100 मतलब वही रह जाएगा 1,39,000। तो इस तरह से हमारा गुडविल निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तो ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप, एडमिशन ले रहे हैं डी का। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट। यही हमारे काम का है, 3 times ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर। बोल रहा है 4 साल या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। मतलब 4 साल का एवरेज निकालना है, 5 साल का भी एवरेज निकालना है। तो जब 4 साल का एवरेज निकालेंगे तो 22 21 20 19 ये 4 साल का निकालेंगे। ठीक है, इधर से चलते हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पीछे चलते हैं। और जब 5 साल का निकालेंगे तो पूरा 5 का निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार 4 साल का एवरेज निकलेगा और एक बार पूरा 5 साल का एवरेज निकलेगा। दोनों का एवरेज देखना, 4 साल वाला जो होगा डिवाइडेड बाय 4 होगा, 5 साल वाला जो होगा डिवाइडेड बाय 5 होगा। जो फिगर हायर होगा उसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। बस इतनी ही है इसमें। तो 2 कॉलम बना लेना है अलग अलग, दोनों का टोटल निकालना है, एक बार 4 साल का टोटल, एक बार 5 साल का टोटल, और एवरेज प्रॉफिट दोनों का अलग अलग निकालना है और जो हायर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी पार्टनर है, डी को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, और गुडविल 3 ईयर्स परचेज में हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या आया, पहला साल का 61 प्रॉफिट, दूसरा साल में 150 लॉस है, सॉरी 150 तो प्रॉफिट ही है, 20,000 लॉस है, और फिर 2 लाख प्रॉफिट है, 185 प्रॉफिट है। फिर क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर में 2021 चल रहा है, मतलब ईयर कब खत्म होगा, मार्च में। यहाँ पे खत्म होगा, इस साल की बात हो रही है, लास्ट वाले ईयर की। और कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज, एक कंप्यूटर परचेज हुआ था। ठीक है, एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो सेम केस है जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया कि कंप्यूटर परचेज हुआ और एक्सपेंस लिखा गया, तो प्लस करना होगा 40,000, है ना, प्लस 40,000 होगा कंप्यूटर का प्राइस, क्योंकि वो लॉस नहीं था, एक्सपेंस नहीं था। और माइनस क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लस करना है एसेट को और माइनस करना है डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन कितना है, कंप्यूटर क्या है, एसेट है, एसेट को प्लस कर देना है। अगर एसेट खरीदा है तो एसेट को प्लस करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस। डेप्रिसिएशन है 25%, तो 40,000 का 25% कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 होगा 1 साल का, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने होता है, तो 6 महीने का कितना होगा 5,000, तो माइनस 5,000 कर देना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस हो गया। और उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के कैलकुलेट कर देना है, सिंपल टर्म है, हो जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, इसका सेकेंड पार्ट था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस वीडियो में मैं यहाँ तक आपको करा दूँगी, उसका सुपर प्रॉफिट मेथड अगले वीडियो में बताऊँगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग वेट का ये निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो निकालते हैं वेटेड, इसका 2 स्टेप होता है,
स्टेप 1 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को ना हम लोग वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इससे आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद स्टेप 2 में इसमें गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ये 2 स्टेप हैं इसका। तब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ, द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलो। कैसे था? 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000। अब गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ठीक है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट टू बी गिवन 1, 2, 3, 4 फ्रॉम 21, 22, 23, 24। तो हमेशा याद रखना है कि वेट पुराने साल को कम मिलता है। तो 1, 2, 3, 4 आ गया, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 80 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 80,000। 1 लाख इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 लाख, ठीक है। फिर 1,10,000 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा? 3,30,000। फिर 1,50,000 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा? 6 लाख। तो इन सभी को जब टोटल करेंगे तो आएगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट आने के बाद क्या करते हैं? तब निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। वेट का टोटल जब करेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। फिर गुडविल निकाल लेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा हमने? ईयर लिखा, ठीक है, प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा और प्रोडक्ट लिखा। तो ईयर में क्या ले लेंगे हम लोग? 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। प्रॉफिट में क्या लेंगे? 80,000, 1 लाख, 1,10,000, फिर 1,50,000। वेट में क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या लेंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 जा 80, 1 लाख से 2 लाख, उसके बाद 3,30,000 और फिर 6 लाख, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? टोटल वेट का निकालना है। तो कितना आएगा? 47, 2, 9, 1, 10। और इसका भी टोटल निकालना है। तो कितना आएगा? 8, 3, 11, 1 कैरी हुआ, 3, 3, 6, 6, 12, ठीक है। 8, 3, 11, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, पहला स्टेप क्या रहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12,10,000 डिवाइडेड बाई 10। तो 1 0 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा? 1, 2, 1 और 000, 1,21,000। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसका गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालें? गुडविल इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आ जाएगा 1,21,000 इंटू 3 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3,63,000 गुडविल आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और इसका बच रहा है कैलकुलेट करना गुडविल का। हम होप आप लोग उसको कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन किया। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है पर्टिकुलर टर्म्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह के टर्म्स में आपको डाउट है, तो फिर मैं उसको फिर से नए वीडियो में क्लियर कर दूँगी। एक अलग से वीडियो सेपरेट बना के और उसको क्लियर कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।